देश में भविष्य के डॉक्टर कैसे होंगे, इसके लिए होती है नीट परीक्षा। पर परीक्षा ऐसी हुई है कि इन सभी छात्रों का, अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में आ गया है, अटक गया है, लटक गया है। हर दिन खुलासे हो रहे हैं और खुलासों के ज़्यादातर तार बिहार से जुड़ रहे हैं जाके, मगर अब कनेक्शन झारखंड भी पहुंचा है और जगह भी पहुंच रहा है। कई और नाम निकल के सामने आ रहे हैं। संजीव मुखिया का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है किंग पिन है, मास्टरमाइंड है इस पूरे केस में। तो इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन वरिष्ठ साथी हमारे जुड़ेंगे। बिहार से और झारखंड से विपिन चौबे जी जुड़ेंगे, रांची से जो हजारीबाग के पूरे मसले को समझने के लिए आज पहुंचे हुए थे। कुमार कुंदन जी जुड़ेंगे नालंदा से, और रुपेश जुड़ेंगे हमारे साथ पटना से। शुरुआत करते हैं ताज़ा खुलासे से, जो कि विपिन हमारे साथी जो पहुंचे हजारीबाग, और बताया गया जो शुरुआत में पटना में एक पेपर मिला था और अर्धजला पेपर था, उसमें जो सीरियल नंबर था, जब उसकी जांच की गई तो उसका कनेक्शन निकला झारखंड के हजारीबाग इलाके से और वहां के एक स्कूल, ओएसिस स्कूल से। और इसके साथ ही जब जांच हुई तो एक ट्रंक का जिक्र आया। ट्रंक वो व्यवस्था है जिसके तहत पेपर एक मजबूत से बक्से के अंदर बंद करके भेजे जाते हैं एग्जाम सेंटर्स में। उस व्यवस्था में कैसे लीकेज हुआ, ये सब समझाएंगे हमारे साथी विपिन। विपिन, आप मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे बताइए, आज जब आप पहुंचे तो क्या क्या आपने देखा, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं हजारीबाग से जुड़े मामले पे, नीट से जुड़े मामले में? देखिए सौरभ, 48 घंटे पहले या आप यूं कहें 76 घंटे पहले हजारीबाग का कनेक्शन आया भी नहीं था। लेकिन इन 76 घंटों में जो जांच सीबीआई और ईओयू ने की थी, उसके बाद हजारीबाग का कनेक्शन सामने आया। हजारीबाग सीन में कैसे आता है? सबसे पहले देखिए, जो पेपर चलता है, जो झारखंड के कोटे का पेपर होता है, वो रांची पहुंचता है और रांची से जो पेपर के बक्से होते हैं वो बाइफरगेट कर दिया जाते हैं। मतलब हजारीबाग का कुछ और, टाटानगर जमशेदनगर का कुछ और, हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर अलग हो जाता है। जो कोटा हजारीबाग के हिस्से में आता है वो एक कुरियर कंपनी को सौंपा जाता है और ये कहा जाता है कि वहां की कुरियर कंपनी को दीजिए, वो आगे इसको सप्लाई करेगी। वो 3 तारीख को यहां पर लाकर जो एक ब्लू डॉट कुरियर कंपनी है, उसके दरवाजे पर जो ऐसे ट्रांसपोर्ट वैन चलते हैं जिसमें कई सारे ट्रांसपोर्टर्स का सामान रख कर जाता है, जिसमें जो शेयरिंग ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे बड़ी लापरवाही देखिए हुआ क्या कि शेयरिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक ट्रक में लगभग 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग जैसा लगेज आ जाता है। ऐसे इतने लोगों का सामान लोड किया जाता है और एक शहर पहुंचाया जाता है। हजारीबाग में जो पेपर आया, जिस कंपनी को ठेका दिया था पहुंचाने के लिए, उसने शेयरिंग ट्रांसपोर्ट को शेयर किया। नंबर 1 पहली गलती। ब्लू डॉट कुरियर कंपनी जो हजारीबाग में मौजूद है, जहां पर आज हम पहुंचे भी थे और हमने वहां से रिपोर्ट भी की, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की। वो लगातार मुंह छिपाते रहे और कोई जवाब नहीं देते रहे। उनके दरवाजे पर या उनकी शॉप के बाहर वो 2 बड़े ट्रंक्स लाकर गिरा दिए जाते हैं। उसके बाद 2 घंटे तक वो ऐसे ही किसी दुकान के बाहर जैसे माल पड़ा रहता है। ऐसे नीट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो इतने बड़े स्केल पर छात्रों का एग्जामिनेशन कराती है, उतने सिक्योरिटी के साथ जो पेपर्स आने चाहिए थे वो नहीं आता, ऐसे गिरा कर चला जाता है। 2 घंटा बाहर पड़ा रहता है। उसके बाद ये ध्यान आता है उस कुरियर कंपनी को कि हमें ये तो आज के आज डिलीवर करना है। उसके बाद वो कंपनी जागती है। जागने के बाद अपने एक मुलाजिम, जो सबसे छोटा कर्मचारी उस ब्लू डॉट कुरियर कंपनी का होता है, उसको कहती है एक ई रिक्शा रोको और उसको ये बोल दो कि इसको स्टेट बैंक पहुंचाना है और तुम वहां पहुंच जाओ। एक ई रिक्शा रोका जाता है, जिसे यहां पर टोटो भी कहा जाता है। उसमें वो 2 बक्से डाल दिए जाते हैं और हजारीबाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसको पहुंचाने का काम दे दिया जाता है। कुरियर कंपनी से वो निकला, वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, या रास्ते में उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, वो टेम्पर्ड ना हो, इस बात का ख्याल कैसे रखा जाए, इन सब की परवाह किए बगैर एक ई रिक्शा ड्राइवर के सहारे उस पेपर बॉक्स को भेज दिया जाता है। पेपर बॉक्स निकलता है और आज हम ये जाकर भी देखे, क्योंकि ईओयू ने जब जांच किया तो ये पाया कि ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि 3:22 पर वो पेपर इनके यहां से निकलता है, वो ई रिक्शा में लदकर। लेकिन वो जब एंट्री होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो 5:25 के आसपास उसकी एंट्री दर्शाई गई है। मतलब जो रास्ता 15 से 20 मिनट था, और बहुत जाम अगर शहर में हो तो भी 25 मिनट मान लीजिए, 25 मिनट का रास्ता 2 घंटे में पूरा किया गया जी। इस दौरान जो सबसे बड़ी गलती है, ब्लू डॉट कुरियर कंपनी ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि हमारा जो एम्प्लॉय ई रिक्शा के जरिए उस पेपर को लेकर निकला है वो पहुंचा नहीं पहुंचा,
बैंक में रिसीविंग हुई या फिर नहीं हुई, और अगर देर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो कहां था, इन सब से बेपरवाह 2 घंटे बाद उसको वहां रिसीव कराया जाता है। दोनों अपना कोटा पूरा करते हैं और वापस चले जाते हैं। जब ये 6 तारीख को मामला खुलासा होता है, धीरे धीरे आने के बाद लगभग 22 और 23 तारीख पे हजारीबाग का कनेक्शन सामने आता है। उसके बाद ईओयू यहां पर जांच करने के लिए आती है, और जब डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी फुटेज और बयानात लिए जाते हैं तो यह पता चलता है कि 2 घंटे तक यह शख्स गायब रहा है। कहां रहा, क्यों रहा, कैसे रहा, किसके कहने पर रहा, ये किस जगह गायब रहा, इस दौरान उस बक्से के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताया जाता। अब इसमें तीसरी बड़ी बात जिससे आपने शुरुआत की है कि पटना में एक सॉल्वर गैंग के अड्डे से जो कुछ अधजले पेपर बरामद होते हैं, उसमें एक रोल नंबर बरामद होता है 6136488, ये रोल नंबर होता है, और इस रोल नंबर का छात्र ओएसिस स्कूल हजारीबाग में बैठ के परीक्षा देता है। उससे भी मुलाकात बातचीत हो गई है, और ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे भी मुलाकात बातचीत हुई है। अब ये बता रहे हैं, ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जब हम उस पेपर को 7 लेयर्स में वो सुरक्षित रखा जाता है, हम जब 7वां लेयर खोलते हैं तो वो जो पाउच है जिसमें वो पेपर होना चाहिए, वो पाउच नीचे से फटा होता है, उसको चिपकाया गया होता है, और उंगली से ऐसे कुरेदने पर वो खुल जाता है। एग्जामिनर्स को, कंट्रोलर्स को और बच्चों को हम ये दिखाते हैं, और यहीं से हमारा शक गहरा जाता है। इस बीच में अगले दिन ये खबर आ जाती है कि पेपर लीक और लोगों के पकड़े जाने के सिलसिला, एफआईआर, बयानात, कोर्ट, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन अब जब तमाम जगहों के तार, चाहे वो अहमदाबाद हो, पटना हो, हजारीबाग हो या रास्ते रांची हो, हर जगह के तार जब जोड़े जा रहे हैं, तब यह समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गिरोह संगठित अपराध के तौर पर इसको कर रहा था, और पूरी मशीनरी इसको चुपचाप खामोश देख रही थी। एनटीए के डीजी पर जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं वाजिब भी नजर आती है कि इतना सब कुछ होता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक ऑटोमेटिक लॉक उस बक्से में लगाया गया है, और वो इतना जीपीएस इनेबल्ड होता है, और इसके साथ साथ वो ऐसा है कि जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उसके 15 मिनट वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। जिस दिन एग्जामिनेशन था उस दिन पूरे देश में वो लॉक काम नहीं करता है। सेंटर्स के एग्जामिनर्स ने एनटीए को सूचित किया कि ऑटोमेटिक लॉक खुल नहीं रहा है, 5 मिनट का वक्त बीत गया, फिर उनको कहा जाता है कि कटर से आप काटकर पेपर निकालिए। तो ये तो हमारे एनटीए की व्यवस्था है। हजारीबाग कनेक्शन मैंने आपको बताया, और उसके बाद जब हम यहां पहुंचते हैं, हमने प्रिंसिपल से भी बात की, हम उस ब्लू डॉट कोरियर कंपनी में भी गए, लेकिन सबका यह कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सवाल अभी भी वही है, 24 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कौन है? क्या संजीव मुखिया का गैंग, उसके हाथ, उसके तार इतने बड़े हैं कि वो सिस्टम से बड़ा हो जाता है? इतने लूपहोल्स कई जगह दिखाई पड़ते हैं, कोई इसमें रेड अलर्ट किसी को क्यों नहीं करता है? और जब ये लूपहोल्स हो रहे थे तो इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल है, कई लेवल्स ऐसे हैं जहां पर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से ये पेपर लीक होता। और नीट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता कि 67 बच्चे टॉप कर रहे हो, लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हो, एक क्लास में 6 बच्चे टॉप कर ले रहे हैं। ये उसी लूपहोल्स का नतीजा है, जिसका फायदा उन संगठित अपराध करने वाले लोगों ने उठाया, और ये पेपर लीक हो गया। और आज की तारीख में एनटीए की प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में है। फिलहाल हजारीबाग को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। वो ब्लू डॉट कुरियर कंपनी, एसबीआई के बैंक के अधिकारी, और इसके अलावा वो संस्थान जहां पर ये रोल नंबर पाया गया है, वो सभी फिलहाल जांच के घेरे में है। सौरभ। बिल्कुल विपिन, कहा तो आप देखिए, जिम्मेदारी मानने को तय नहीं थे, ये बात मानने को ही राजी नहीं थे कि कोई ऐसा पेपर लीक हुआ है या कोई गड़बड़ी हुई है। सभी की तरफ से, सभी जिम्मेदारों की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब साफ सुथरा हुआ है। कहाँ जब अब जांच आगे बढ़ी है, परतें खुलना शुरू हुई हैं, तो किस किस हद तक लूपहोल्स निकल के आ रहे हैं सामने। जिस कंपनी को पेपर लेके जाना था उसने भयानक लापरवाही की, उसने नहीं सोचा कि कितने लाख बच्चों का जिम्मेदारी है उनके ऊपर। उसके बाद आप देखिए, जो स्कूल इन्वॉल्व था वहाँ एक व्यवस्था थी कि ऑटोमेटिक लॉक खुलेगा, लॉक ऑटोमेटिक नहीं खुलता, अपने आप खुलता है। पेपर का जो रैपर होता है वो चिपका होता है मामूली रूप से, वो आराम से खुल जाता है। तो गड़बड़ी के कई सारे लेवल हैं। आप देखिए, जब आप खुलनी हुई हैं, शुरू हुई हैं परतें, तो सब निकल के चीज़ें सामने आ रही हैं। विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े। अब हम चलते हैं नालंदा की तरफ, जहां हमने संजीव मुखिया की जो बात की विपिन ने, और जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जो पेपर लीक हुआ है, ये जो सॉल्वर गैंग है, जो दूसरों के जगह बैठ के बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, इस पूरी व्यवस्था के पीछे जो आदमी था वो संजीव मुखिया। ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं, जांच में ऐसी बातें निकल के आई हैं, मगर वो संजीव मुखिया फरार है। उसके बारे में और जानकारी विस्तार से अब तक क्या क्या चीज़ सामने आई है, हमारे साथी कुमार कुंदन बताएंगे, जो इस वक्त उस गांव में है जहां का रहने वाला है ये
संजीव मुखिया। देखिए, इस वक्त मैं नालंदा जिले के माफी चाहूँगा बिहार शरीफ के पास एक बेलवा करके गांव है, उस गांव में मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश को बोलूँगा ज़रा एक शॉट दिखाए गांव का। एक आम हिंदुस्तान का जो गांव होता है, बहुत ही शांत और बहुत ही बढ़िया गांव, जहाँ के अधिकतर लोग कृषि प्रधान जीवन यापन करते हैं। और गांव में कच्चे पक्के मकान से लेकर सब तरह के मकान मिलेंगे आपको, और कई तरह के लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली तो आगे निकल गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश में ही रह गए, कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे कृषि वगैरह करने लगे। इन्हीं सब के बीच संजीव मुखिया भी इस गाँव में रहता था। उनके पिताजी किसान थे, किसान हैं, माफी चाहूँगा अभी भी हैं वो, और उनकी माता जी जो हैं वो सरकारी नौकरी में थी, नर्स थी। अब अगर बात हम संजीव कुमार की करें तो संजीव कुमार दो भाई हैं। संजीव कुमार खुद बड़े हैं, उससे छोटे एक और भाई हैं। संजीव कुमार पढ़ने लिखने में थे तो वो यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए, और संजीव कुमार के छोटे भाई जो है वो इसी गाँव में रह गए हैं। संजीव कुमार की शादी हुई, उनका एक बेटा है। बेटा भी PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से MBBS किया है। किस तरीके से किया है इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अभी उनका बेटा EOU की गिरफ्त में है, पेपर लीक मामले में ही उनके बेटे का भी नाम है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की कॉन्स्पिरेसी से, तो जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूं। 5 मई को नीट PG UG का एग्जाम होता है, नीट UG का एग्जाम होता है, और 6 मई को अचानक से संजीव कुमार छुट्टी पे चले जाते हैं। संजीव कुमार यहाँ पे नूर सराय के पास एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, उसमें बाकायदा टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे कार्यरत हैं। मुझे लगता है तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया के आसपास सरकारी सैलरी भी बनती होगी। लेकिन 5 मई को एग्जाम होता है और 6 मई को अचानक वो छुट्टी पे चले जाते हैं बिना किसी को बताए। 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो उनका इंतजार करते हैं। उसके बाद 14 मई को एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो एडमिन ऑफिसर हैं वो एक लेटर भेजते हैं उनके गांव के एड्रेस पे, इसी बलवा के एड्रेस पे, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि आप यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, स्कूल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नहीं आ रहे हैं। उस पे संजीव मुखिया ये जवाब देते हैं 21 मई को अपने पिताजी के माध्यम से एक चिट्ठी पहुंचाते हैं, और उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि चूंकि मैं बीमार हूं और मेरी स्थिति ठीक नहीं है जिससे कि मैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आ सकूं, इसलिए ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे 1 महीने की छुट्टी दी जाए। और बाकायदा वो छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं उस समय, और साथ में एक अटैच करते हैं पेपर जिसमें यह दिखाया जाता है कि PMCH से उनका इलाज चल रहा है। अब उस छुट्टी को एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वाले ग्रांट नहीं करते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब हम लोग सौरभ छुट्टी लेते हैं तो उसमें लिखते हैं कि सिक लीव चाहिए, PL चाहिए, प्रिविलेज लीव चाहिए या पेड लीव चाहिए, तमाम तरह की जो टेक्निकल फॉर्मेलिटी होती है वो हम करते हैं। लेकिन संजीव मुखिया ऐसा कुछ नहीं करते हैं, इसलिए जो उनका इंस्टीट्यूट है वो उस छुट्टी को ग्रांट नहीं करता है। इन सब के बीच 6 तारीख का वक्त आता है। कायदे से जो 1 महीने की छुट्टी है उनकी 6 जून को खत्म हो रही थी। उसी बीच वो क्या करते हैं, पटना में जाते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और एक कोहेसिव के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई हमको किसी भी तरीके से गिरफ्तार ना किया जाए और हमारे ऊपर ऐसी तरह की जो भी बातें हैं। अदालत भी उनको कोहेसिव दे देता है और बाकायदा आज तो बेल भी ग्रांट कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई जिसकी वजह से अचानक से संजीव मुखिया दूसरे दिन ही नीट UG परीक्षा से गायब हो जाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी आफत आई, कौन सी उनकी गंभीर बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो छुट्टी पे चले गए, एक ऐसी बीमारी जो उनको पहले कभी नहीं थी। दरअसल कहानी यहां से शुरू होती है। 6 जून को जब उनकी छुट्टी खत्म होती है, जैसा कि उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद दोबारा एक रिमाइंडर लेटर उसी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस गांव के पते पर भेजा जाता है और उसमें उनसे पूछा जाता है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हैं। 6 जून से लेकर आज की तारीख क्या हो गई ये हम सबको पता है, 25 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक संजीव कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया है कि वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं, किस तरीके से हैं। अगर उनके पुराने पर्ची को देखें जिसको TV9 भारतवर्ष ने एक्सेस किया है, वो PMCH की पर्ची दिखाई गई है। उस पर्ची को अगर गौर करें तो उसके हिसाब से तो उनको वहां एडमिट होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी एक फर्जीवाड़ा है। मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने पर्ची गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज को दिया है, इंस्टीट्यूट को दिया है, उसमें उन्होंने रीविजिट की पर्ची दी है, ओरिजिनल पर्ची नहीं दी है। और ये शक संदेह नहीं बल्कि यकीन पैदा करता है कि जिस दिन UG की परीक्षा होती है उसके दूसरे दिन से एक शख्स गायब हो जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि दूसरे दिन से गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति
सबको सुबह है, दूध और दूध का दूध, पानी का पानी है, तो उसको क्या जरूरी थी कोर्ट में जाके कोहेसिव के लिए अप्लाई करने की। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यह बताने के लिए काफी है कि कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई ऐसी बात है जिस बात को लेकर संजीव कुमार पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है नेपाल भाग गया है, कोई कह रहा है कहीं और है, लेकिन हाँ इतना तय है कि जो उसका स्थायी निवास है, चाहे वो पटना हो चाहे वो बेलवा गांव हो, दोनों में से कहीं भी संजीव कुमार नहीं है। इन सब के बीच पुलिस उसे तलाश रही है, इन सब के बीच ईओडब्ल्यू उसे तलाश रही है, ईओयू उसको तलाश रही है, और अब चूंकि मामला सीबीआई को आ गया है तो निश्चित रूप से सीबीआई भी उसकी तलाश में होगी, क्योंकि उसको पूरे मामले का किंगपिन माना जाता है। इतना ही नहीं, दो तीन बात इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा। संजीव कुमार जिस चिंटू को पकड़ा गया है देवघर से, वो संजीव कुमार का रिश्तेदार है। एक रिश्ते से, दूर के रिश्ते से, ननिहाल के रिश्ते से वो उसका एक रिश्तेदार लगता है। एक और शख्स रॉकी जो पकड़ा गया है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी उसका भांजा लगता है दूर के रिश्ते से। तो एक तरीके से एक ऐसा सक्रिय कॉकस बना हुआ है जिस कॉकस का पता पुलिस को लगा है, या फिर कह सकते हैं आर्थिक अपराध शाखा को लगा है बिहार पुलिस के, और जो इस पूरे मामले पर बहुत जोर शोर से काम कर रही है। सबको उम्मीद है कि कोई न कोई इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा, लेकिन कैसे, इसका किसी को पता नहीं है। दो तीन बातें इसमें और भी दिलचस्प है। जितने लोग पकड़े गए हैं वो इसी के आसपास हैं, इर्द गिर्द के, नालंदा, बिहार शरीफ, पटना, ये सब इसी के आसपास हैं। या फिर रांची अगर झारखंड की बात करें तो वहां भी जो लोग पकड़े गए हैं वो इसी इलाके से संबंधित हैं जो कि वहां पे गए हुए थे। तीसरी बात, गुजरात में जितने लोग पकड़े गए हैं, मैं 30 छात्रों की बात कर रहा हूं, उन छात्रों में से अधिकतर छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेंटर ही गुजरात चुना था। तो ये भी शक पैदा करता है कि पटना, रांची, दिल्ली, ये सब सेंटर छोड़ के कोई शख्स गुजरात जाके क्यों एग्जाम दे रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में पूरे थ्योरी को लाता है। और इस सब में अगर कोई मारा जाता है तो वो आम आदमी, वो गरीब बच्चा जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, जिसका अपना सपना है। इसी गांव से संजीव मुखिया निकला, लेकिन संजीव मुखिया अकेला शख्स नहीं है। संजीव मुखिया के साथ और भी कई सारे बच्चे हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए उनके सपनों का क्या, जो हकीकत में तब्दील होने से पहले चकनाचूर हो जाते हैं। सरकार सख्त कानून ला रही है, तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन अभी तक जमीन पर हकीकत में कुछ भी होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी स्थिति यह है कि जो पेपर पकड़ा गया है, जो बताया जा रहा है, जैसा कि विपिन भी बता रहे थे अपने सहयोगी, उसमें कई सारे लिंक इस पूरे इलाके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पुलिस पहुंच चुकी है, ये वो इलाका है जहां ईओयू की टीम पहुंच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं तो थोड़े दिन पहले ईओयू की टीम नूर सराय के उस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में भी पहुंची है जहां पे कि संजीव कुमार काम करते थे। बकायदा वहां से उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने वहां के अटेंडेंस शीट उनकी इकट्ठा की, और यह जानने की कोशिश की कि वह कौन सा अंतिम वर्किंग डे था जिस दिन संजीव कुमार यहां पे आया। लेकिन उसमें यह पता चल रहा है कि संजीव कुमार तो नीट एग्जामिनेशन के दूसरे दिन से ही गायब है। कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। कई सारे ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार हम ऐसे ही जान पाएंगे। एक बात करते हैं कि कितना मुश्किल होता है सपनों का टूटना, खास करके ऐसे सपने जो मेडिकल को लेके लोग भरते हैं। सपना तो टूटिए जाता है। हम लोग के पूरे जो भी कमाई रहता है उसमें पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देता है, लेकिन जो सेटर होता है वो कुल हम सपना को चूर कर देता है। इतने बड़े पैमाने पे हुआ है जिसमें कि एक दो नहीं कई सारे लोग टॉप कर गए हैं इस बार। ये तो अनहोनी है। आज तक तो हम सुने हैं जैसा कि 1 गो 2 गो 3 गो, लास्ट 3 गो किया है टॉप, 720 नंबर वाला। अभी तो 67% है जो टॉप कर गया। गांव वालों से थोड़ा पूछिए कि वो संजीव के बारे में बाबा क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सजा होनी चाहिए। उन पर कई आरोप लगे हैं इस पेपर लीक के, क्या उन तक क्या सोच रहे हैं, वो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? गरीब कोई लड़कन पढ़े आगे बढ़ेगा कैसे? निधि जी कहते हैं कि पढ़िए, कहाँ पढ़ेगा है? गरीब कोई लड़कन काहे ला पढ़ावे? गरीब आदमी पढ़ेबे नहीं करेगा, इसलिए कार्रवाई करें। कहते कलम में स्याही भरो, यहाँ तलवार चला रहे हैं वो है नीतीश जी चलवा रहे हैं। यदि कड़ाई कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप लोग संजीव को तो बचपन से जानते होंगे? बचपन से तो यहाँ जानबे करते, तो बचपन से तो ठीक है था, जैसे खेल रहा जैसे खाल रहा सब। हम लोग उतने न जानते हैं, बाद में गड़बड़ा गया। बाद में न गड़बड़ाता। हाँ बड़ा होता है ना अपना अपना, अपना अपना सब रोजगार कर रहा है।
हम लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, कोई अपना रोजगार कर रहा है। अच्छा, गांव में आते हैं तो आप लोगों से बात करते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया से बात ना किससे करेंगे, गमे के आदमी है। बात होवे करता आज जब उनका परिवार मुखिया में जीता था तो काम वाम करते थे गांव के लिए? करवे कर देते थे। अच्छा, गांव की सड़क वड़क बनवाए, ढलाई वलाई कुछ करवाए? इस सड़क बन गया उनके रेंज में। अच्छा, उधर गांव में भी ढलैया हुआ, मट्टी सब अंडी हुआ है, हाँ, यही सब करना था जो करवे किए हैं। मतलब काम किया है गांव में मुखिया रहते हुए, लेकिन एक दूसरा काम भी कर गए इस बीच में। अब कर गए कि नहीं कर गए हमारे यहाँ तक क्या पता है। अच्छा, अब हम लोग तो पेपर में मैं आपके पास सुनते हैं वापस जो। लौटूंगा। देख रहे हैं। रुपेश कुमार जी के पास चलते हैं, जो पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस पूरे मसले पर ईओयू की जो जांच रही है, जो खुलासे रहे हैं, उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। लगातार वो खुद कई खुलासे कर चुके हैं। रुपेश जी, अभी ये संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, हजारीबाग कनेक्शन आ रहा है और इस बीच सीबीआई की एंट्री भी हो गई है इस पूरे मामले पर और आज बताया जा रहा है कि ईओयू से उसने तमाम दस्तावेज लिए भी हैं। तो सीबीआई जब पहुंची तो क्या हुआ, किस तरह के दस्तावेज उनको सौंपे गए, किस तरह की बात निकल के आज सामने आई है? देखिए, सबसे पहले तो सीबीआई को जब ये केस दिया गया, सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद से उसकी एक टीम पटना पहुंची। पटना पहुंचने के बाद टीम ने सबसे पहले वो स्थान जहां पर एफआईआर दर्ज हुआ, यानी कि शास्त्री नगर थाना, शास्त्री नगर थाने में पहुंची और शास्त्री नगर थाने के ये जो मामला दर्ज हुआ और इस मामले की जो जांच करता थे उनके पास घंटों उन लोगों ने बिताई कि सबसे पहले किस तरीके से फोन कॉल आया, कैसे वो इंटरसेप्ट हुआ, कैसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उससे संबंधित जितने कागजात थाने के पास हो सकता था वो सारे कागजात लिए गए। फिर सीबीआई की टीम ईओयू के दफ्तर पहुंच गई। ईओयू के दफ्तर में उसके जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उनके पास बैठ करके और कितनी पूछताछ हुई है, 13 लोग गिरफ्तार हुए थे और सबसे ईओयू ने पूछताछ किया और सबकी रिपोर्ट बनाई। सबकी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई और उसके पहले शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई। लेकिन जो बिपिन चौबे बता रहे थे, वो कहानी जो हजारीबाग में शुरू हुई और कहानी जो वहां समाप्त हुई, उससे आगे की कहानी, यानी कि हजारीबाग में अगर पेपर लीक हुआ, चाहे वो केंद्र में हुआ हो, परीक्षा केंद्र में हुआ हो, या फिर कुरियर कंपनी से लेकर के बैंक तक जाने में हुआ हो, या फिर बैंक से परीक्षा केंद्र तक जाने में हुआ हो, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद क्या हुआ, ये सबकी दिलचस्पी है। हालांकि अभी सीबीआई की भी एक दिलचस्पी है ये जानने में कि पेपर लीक कहां हुआ और किसने कराया, सबसे पहले किसके पास आया। सबसे पहले पेपर लीक होने के बाद, हालांकि अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, अब ये सवाल है जो अभी भी अनुत्तरित है कि पेपर लीक हुआ कहां, हजारीबाग में हुआ या फिर हजारीबाग आने से पहले रांची में हुआ या उससे पहले हुआ या फिर परीक्षा केंद्र में हुआ या ट्रांसपोर्टिंग के दौरान हुआ। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी पूरी तफ्तीश में ये बात साबित कर दी कि पेपर लीक हुआ है, जो एनटीए बार बार खारिज करता रहा और एक बात पर आकर के सारी तफ्तीश लटक जाती थी कि एनटीए से मांगा गया, 3 रिमाइंडर दिया गया, 3 रिमाइंडर देने के बावजूद एनटीए ने मूल प्रश्न पत्र नहीं भेजा, क्योंकि ईओयू को यह पता था कि अगर मूल प्रश्न पत्र से यहाँ जो जले हुए प्रश्न पत्र का अवशेष मिले हैं, अगर उनका मिलान कर दिया जाए तो पूरी बात साफ हो जाएगी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन 3 रिमाइंडर भेजने के बावजूद एनटीए ने मूल प्रश्न पत्र नहीं भेजा, लिहाजा पहले अधिकारी भेजे गए, फिर जो नैयर हसनैन खान है वो खुद दिल्ली पहुंच गए और वहां एनटीए के अधिकारियों से मिलकर उन्होंने मूल प्रश्न पत्र हासिल किया और मूल प्रश्न पत्र हासिल करने के बाद से यहाँ जो जले हुए अवशेष बरामद हुए थे उससे मिलान किया गया, वो सत्य पाया और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार कर दी गई और वो जो जला हुआ अवशेष था प्रश्न पत्र का, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया। लेकिन सबसे अहम है कि जितने परीक्षार्थी, 4 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए और उनके अभिभावक, उन सबने ये स्वीकार किया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। एक रात पहले उन्हें प्रश्न पत्र मिल गया था और पूरी रात वो बैठ करके जो ये सॉल्वर गैंग है उसका जो अड्डा है जिसे सेफ हाउस कह रहे हैं, उस सेफ हाउस में बैठ करके सारी रात उन्होंने प्रश्न पत्र और उसका आंसर रटा है। लेकिन हजारीबाग से आगे की कहानी कि हजारीबाग में जब प्रश्न पत्र लीक होता है वो सबसे पहले पहुंचता है संजीव मुखिया के पास, जहां जिसके गांव में हमारे सहयोगी कुंदन है। संजीव मुखिया वो प्रश्न भेजता है अपने भगिन दामाद, यानी कि उसकी भांजी का जो हस्बैंड है वो है रॉकी उर्फ राकेश, जो नालंदा का रहने वाला है। रॉकी को संजीव मुखिया वो प्रश्न पत्र भेजता है और रॉकी उस प्रश्न पत्र को रांची में पहले से तय किए गए 10 डॉक्टर्स की एक स्कॉलर्स की टीम है उनको भेजता है और वहां पर प्रश्न पत्र को सॉल्व किया जाता है। फिर सॉल्व किए हुए प्रश्न को और आंसर को पीडीएफ बनाकर वापस रॉकी को दिया जाता है। रॉकी वो पीडीएफ और प्रश्न पत्र और आंसर वो भेज देता है पटना में चिंटू के पास।
चिंटू और पिंटू, ये दो लोग हैं जो कि संजीव मुखिया के राइट और लेफ्ट हैंड है, जिन्होंने पटना की सारी व्यवस्था कर रखी थी। कहां से छात्र आएंगे, कहां उनको रखा जाएगा, कौन हमारा सेफ हाउस होगा। वो जो लर्न एंड प्ले स्कूल है वो इनका सेफ हाउस है। वहां पर सिकंदर 5 लड़कों को लेकर पहुंचता है, अमित आनंद 7 लड़कों को लेकर के पहुंचता है, और इसी तरह से नीतीश कुमार कुछ लड़कों को लेकर पहुंचता है, मनीष कुमार कुछ लड़कों को लेकर पहुंचता है। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी, सबकी अलग अलग जवाबदेही होती है। सब बच्चों को उनसे पैसे लिए गए हैं, उनके अभिभावकों से, कुछ से ब्लैंक चेक लिए गए हैं, कुछ से पोस्ट डेटेड चेक लिए गए हैं, कुछ के एटीएम कार्ड रख लिए गए हैं, किसी के पासबुक रख लिए गए हैं, उन्होंने विड्रॉल कार्ड करके दिया है। सब लोगों से पैसे ले लिए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के पास पैसों के यानी आर्थिक लेन देन के सबूत भी पास में मौजूद हैं। अब चिंटू पिंटू के पास जब प्रश्न पत्र पहुंचता है तो उसको प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला जाता है, और सभी बच्चों को, उन बच्चों को, कुछ चिंटू कुछ बच्चों को लेकर आता है, सिकंदर, अमित आनंद और नीतीश कुमार, ये सब बच्चों को लेकर के यहाँ पहुंचते हैं। और इसी में एक बच्चा है अनुराग यादव, जो सिकंदर का रिश्तेदार है। सिकंदर अनुराग यादव का फूफा है। उसको कहां ठहराया जाता है? क्योंकि वो थोड़ा रसूख वाले का रिश्तेदार है, थोड़ा वीआईपी टाइप का वो अभ्यर्थी है, लिहाजा उसको ठहराया जाता है पटना एयरपोर्ट के ठीक सामने जो एनएच का गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में एक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके, यानी कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम यादव फोन करते हैं सिकंदर यादव के लिए कि इनको एक कमरा यहां पर बुक कर दिया जाए, जिसका खुलासा टीवी9 ने किया, और उसके बाद से सरकार को सामने आना पड़ा। सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आए और पूरे उन्होंने तमाम आरोप लगाए। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ। अब विजय सिन्हा ने आरोप नहीं लगाए। विजय सिन्हा के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, क्योंकि जो एनएच गेस्ट हाउस है वो उनके विभाग के अंदर पड़ता है, वो पथ निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस है, लिहाजा हमारे खुलासे के बाद उनको अपने बचाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। यानी हमारे खुलासे के बाद सरकार सामने आती है और सरकार आकर के ये कहती है कि तेजस्वी यादव के पीएस का ये कॉल डिटेल्स है, उनका ये मैसेज है कि एक रूम बुक करिए सिकंदर यादव के लिए। लेकिन जब एनएच गेस्ट हाउस का नाम आता है, ये तमाम खुलासों के पहले हम जब वहां पहुंचते हैं तो वहां लिखा होता है अनुराग यादव, कमरा नंबर N10 और मंत्री जी लेटर नंबर 440। मंत्री जी वहां जो लिखा होता है उसे हमारे कान खड़के थे, वो हमने सबको दिखाया था, दर्शकों को दिखाया। उसके बाद से सरकार सामने आई और सिकंदर यादव के रिश्तेदार अनुराग यादव, जो अपनी मां रीना के साथ वहां पर ठहरता है, लेकिन रात में उसे भी लेकर के पहुंच जाया जाता है सेफ हाउस, जहां 35 बच्चे मौजूद होते हैं, और उन सभी 35 बच्चों को प्रश्न पत्र दिया जाता है, उसके आंसर दिए जाते हैं, और वो रात भर रटते हैं और उसके बाद परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच में एक मिस्टीरियस कॉल आता है झारखंड से पटना पुलिस को, और उसके बाद से सारे राज से पर्दा हट जाता है। इस सॉल्वर गैंग का सारा खेल बिगड़ जाता है। वो फोन ये आता है कि एक झारखंड नंबर की व्हाइट डस्टर गाड़ी पटना में घूम रही है, जिसमें परीक्षा से संबंधित कुछ मामला है। अब पटना पुलिस एक जाल बिछाती है, सबको वायरलेस भेजा जाता है, और राजवंशी नगर में वो डस्टर गाड़ी पकड़ी जाती है, जिसके आगे लिखा होता है नगर प्रशासन दानापुर। आप जानिए कि सिकंदर यादव दानापुर का जूनियर इंजीनियर है, यानी कि नगर आवास विभाग का वो जूनियर इंजीनियर है, जो बिहटा और पटना और दानापुर 3 के प्रभार में है। और गाड़ी में सिकंदर खुद मौजूद रहता है, गाड़ी चला रहा होता है बिट्टू, और उसके साथ आयुष राज जो अभ्यर्थी है, उसके पिता अखिलेश उसमें मौजूद रहते हैं, और उस गाड़ी में रहता है तमाम अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड। अब जब एडमिट कार्ड बरामद होते हैं तो सबसे पूछताछ होती है कि कौन छात्र किस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहा है, लिहाजा आयुष राज और फिर सिकंदर का जो रिलेटिव है अनुराग यादव वो पकड़ा जाता है, उसके साथ शिवनंदन पकड़ा जाता है, अभिषेक पकड़ा जाता है। यानी कि 4 अभ्यर्थियों को उनको परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा केंद्र से पकड़ा जाता है, उनके अभिभावकों को पकड़ा जाता है। सिकंदर की निशानदेही पर अमित आनंद की गिरफ्तारी होती है, नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होती है, और जब इन सब से पूछताछ होती है तब ये खुलासा होता है कि पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद से जितने तमाम तरह के खुलासे हैं कि कौन कहां ठहरा, सेफ हाउस है, तमाम तरह के खुलासे, लेकिन एक खुलासा जो अभी तक नहीं हो पाया, ये प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ। और इसका मुख्य किंगपिन संजीव कुमार तो है, लेकिन संजीव कुमार ने क्या किसी प्रोफेसर से, क्योंकि बीच में एक प्रोफेसर साहब का भी नाम आ रहा था, तो वो प्रोफेसर साहब कौन है, इस वजह से सीबीआई को यह केस हैंडओवर कर दिया गया। और अब सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया है, और टेक ओवर करने के बाद तमाम
कागजातों से, तमाम बयानों को फिर से पढ़ने के बाद से अब सीबीआई की कार्रवाई सबसे पहली ये होगी कि सीबीआई फिर से जितने जो अभ्यर्थी हैं या उनके पेरेंट्स हैं या फिर जो सॉल्वर गैंग के जो गिरफ्तार जो शिक्षा माफिया हैं, उनसे फिर से रिमांड पर लेकर के उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। ये सीबीआई फिलहाल, चूंकि अभी तक एक रिक्रिएशन की बात आ रही थी कि कुछ टेक्निकल कारणों से मुझे लगता है रुपेश जी की आवाज़ नहीं आ रही है, मगर रुपेश जी ने जो तमाम बातें बताई उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कहाँ तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि कुछ हुआ है, और कहाँ पेपर लीक को लेकर इतनी सारी परतें खुल चुकी हैं, इतने सारे लगातार खुलासे हो चुके हैं और हो चुकी है सीबीआई की एंट्री। अब तक जो बिहार पुलिस थी, ईओयू था, वो लगातार जांच पड़ताल कर रहा था और अब सीबीआई ने पूरा जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो फिर से पूरा रिव्यू करेगी और जितनी भी अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं जिन लोगों की, उनसे पूछताछ करेगी। जिन बच्चों को बताया जा रहा है कि पेपर मिला था, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके पेरेंट्स से पूछताछ की जाएगी। साफ तौर पर बात यह है कि नीट पेपर लीक जिसके आरोप लग रहे हैं, जिसके तमाम लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसमें अभी और कई सारे परतें खुलना बाकी हैं, कई सारे और नामों का खुलासा अभी बाकी है, कई गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि लगातार इसमें सीबीआई एक्टिव दिखे, अपनी कार्रवाई करे और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मसला कुछ बच्चों का नहीं है, लाखों बच्चों का है, लाखों बच्चों के भविष्य का है, इस देश के भविष्य और जो मेडिकल व्यवस्था इस देश की आगे भविष्य में होगी, सब कुछ ताक पर है। तो लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। नीट से जुड़े जो भी अपडेट ऐसे आते रहेंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको ये पूरी बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।